नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जेके वर्मा शो और मैं हूं आपका अपना जेके वर्मा। आज फिर एक नया टॉपिक लेकर, एक नई वीडियो लेकर आपकी सेवा में हाजिर हूं। आज का टॉपिक यह है कि हम दूसरों के साथ घनिष्ठ संबंध कैसे बना सकते हैं, अच्छे संबंध कैसे बना सकते हैं, लंबे संबंध कैसे बना सकते हैं और ऐसे संबंध कैसे बना सकते हैं जो कभी न टूटें। अपनी वीडियो शुरू करने के बाद सबसे पहले मैं आपसे एक प्रश्न पूछूंगा। मेरा प्रश्न है, संसार का सबसे घनिष्ठ संबंध कैसे बनता है? कैसे हम लोग एक मजबूत संबंध बना सकते हैं? इसका जवाब आप ज़रा सोच समझ कर दीजिएगा और मुझे पूरा विश्वास है कि आप सबके जवाब एक जैसे नहीं होंगे, लेकिन मैं जितना जानता हूँ, मैं जितना समझता हूँ, उसका जवाब मैं यह दूंगा कि लेन देन करके। मेरा मानना है कि आपका किसके साथ कितना लेन देन है, इसी पर निर्भर है कि आपका उसके साथ कितना घनिष्ठ संबंध है। दोस्तों, मेरी निजी सोच है कि इस पूरी दुनिया के संबंध लेन देन पर टिके हैं। आप मुझे कुछ दे रहे हैं या मैं आपको कुछ दे रहा हूँ, तभी हमारे बीच कोई संबंध रहेगा। अगर हम दोनों ने ही एक दूसरे के साथ लेन देन बंद कर दिया तो संबंध भी उसी समय कमज़ोर हो जाएगा। अब दोस्तों, लेन देन से मेरा जो मतलब है वह कोई संपत्ति का लेन देन नहीं है। यह लेन देन किसी भी रूप में हो सकता है। धन संपत्ति के रूप में भी हो सकता है, सेवाओं के रूप में भी हो सकता है, सहायता के रूप में भी हो सकता है, दान के रूप में भी हो सकता है, आशीर्वाद के रूप में भी हो सकता है, प्रेम के रूप में भी हो सकता है, भावनाओं के रूप में भी हो सकता है, या फिर नफरत के रूप में भी हो सकता है। संरक्षण, सुविधा या सलाह के रूप में भी हो सकता है। लेकिन अगर कहीं कोई संबंध था, है या होगा तो इसके मूल में लेन देन ही होगा। अगर आप किसी को कुछ नहीं दे रहे और वह आपको कुछ नहीं दे रहा तो इसका मतलब साफ है कि आपके बीच में कोई संबंध नहीं है। दोस्तों, संसार के सभी संबंध, सभी रिश्ते लेन देन से जुड़ते हैं। शायद इसीलिए कहा गया है कि यह दुनिया स्वार्थ की है। बिना स्वार्थ के प्रीति नहीं हो सकती। लेकिन इस लेन देन का मैथमेटिक्स समझना इतना आसान नहीं है। जैसे जैसे हमारे संबंधों का दायरा बढ़ता है, इस लेन देन की जटिलताएं भी उतनी ही बढ़ जाती हैं। दोस्तों, सफल व्यक्ति इन जटिलताओं में बिल्कुल नहीं उलझता, लेकिन अगर वह असफल है तो ऐसा उलझ कर रह जाता है कि रिश्ते खत्म होते देर नहीं लगती। एक सफल व्यक्ति अपने रिश्तों को घनिष्ठ बनाने की कला सीख जाता है, लेकिन असफल व्यक्ति इस कला को कभी नहीं सीख सकता। दोस्तों, सफलता की एक मैजिक ट्रिक आज जो नई दे रहा हूँ वह है घनिष्ठ संबंध। यह सीक्रेट हमें बताता है कि इस दुनिया में अकेला व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। अगर कुछ प्राप्त करना है तो अनेक लोगों को अपने साथ लेकर चलना होगा, उनके साथ घनिष्ठ संबंध बनाने होंगे, उन्हें कुछ देना होगा और उनसे कुछ लेना होगा। वह लेना या देना किसी भी रूप में हो सकता है। दोस्तों, रिश्तों का गणित समझना आसान नहीं है। केवल सफल व्यक्ति ही इसे ठीक से समझ सकता है। वही समझ सकता है कि संबंध जितना आत्मीय होगा, आपको उसे समझने की उतनी ही अधिक कोशिश करनी होगी। कोई व्यक्ति आपका ज़्यादा आत्मीय और प्रिय केवल तभी हो सकता है जब आप उसे बेहतर ढंग से समझने लगते हैं। अगर वे आपको सही ढंग से समझते हैं तो आप घनिष्ठता का आनंद लेते हैं। ऐसा नहीं है
कि दूसरे व्यक्ति के पास समझदारी नाम की चीज़ नहीं है। आप अपनी समझ में ऐसी स्थितियां पैदा कर सकते हैं जहां दूसरा व्यक्ति आपको बेहतर ढंग से समझ सके। दूसरे व्यक्ति की सीमाओं, संभावनाओं, आवश्यकताओं और योग्यताओं को समझे बिना यदि आप आशा करते हैं कि वह आपको समझे और हर समय आपकी सुने, तो बस क्लेश ही होगा, कलह ही होगा। दुर्भाग्यवश संसार के करीबी रिश्तों में होने वाली कलह दुश्मनों के बीच होने वाली कलह से ज़्यादा है। नोट करने वाली बात यह है दोस्तों कि भारत और पाकिस्तान के बीच उतने युद्ध नहीं हुए जितने हम करीबी रिश्तों में लड़ चुके हैं। कारण यह है कि आपकी और उनकी समझ की रेखा यानी लाइन ऑफ कंट्रोल अलग है। अगर आप इस नियंत्रण रेखा का उल्लंघन करते हैं तो वे पागल हो जाते हैं, अगर वे इसे पार करते हैं तो आप पागल हो जाते हैं। लेकिन अगर आप अपनी समझ के दायरे को उनकी समझ के आगे ले जाते हैं तो उनकी समझ भी आपकी समझ का एक हिस्सा बन जाती है। आप उनकी सीमाओं और क्षमताओं को स्वीकार करने लगते हैं। दोस्तों, समझदार लोग कहते हैं कि हर व्यक्ति में कुछ सकारात्मक तो कुछ नकारात्मक बातें होती हैं। अगर हम इन सब को अपनी समझ में शामिल कर लेते हैं तो रिश्ते को इच्छानुसार बना सकते हैं। अगर उसे उनकी समझ पर छोड़ देते हैं तो वह आकस्मिक हो जाता है, संयोग पर आधारित हो जाता है। वे बहुत उदार निकले तो आपके लिए कुछ सुंदर होगा, अन्यथा रिश्ता टूट जाएगा। जरा सोचकर बताइए दोस्तों कि जीवन में जो भी होना चाहिए उसका निर्णय आप लेना चाहेंगे या नहीं। चाहे आपके अच्छे रिश्ते हों, अंतरंग रिश्ते हों, व्यावसायिक हों, राजनीतिक हों, वैश्विक हों, या जो भी रिश्ते, क्या आप एक ऐसा व्यक्ति नहीं बनना चाहेंगे जो यह निर्णय ले सके कि उसके जीवन में क्या होना चाहिए। अगर आप यह चाहते हैं तो बेहतर होगा कि अपनी समझ में हर व्यक्ति और हर बात को शामिल कर लें। समझ के दायरे को इतना व्यापक बनाना होगा कि आप लोगों के पागलपन के परे जाकर भी देख सकें। आपके इर्द गिर्द बहुत अद्भुत लोग हैं, लेकिन कभी कभी वे थोड़ा सनकी जैसा व्यवहार करते हैं। अगर आप उनकी सनक को नहीं समझेंगे तो निश्चित रूप से उन्हें खो देंगे। जब आप उन्हें समझेंगे तभी आप ये जानेंगे कि उन्हें कैसे संभाला जाए। दोस्तों, जिंदगी हमेशा एक सरल रेखा नहीं होती। इसे चलाते रहने के लिए बहुत सारी कोशिशें करनी पड़ती हैं। आप अपनी समझ छोड़ दें तो आपकी योग्यताएं खो जाएंगी। चाहे यह व्यक्तिगत रिश्तों का प्रश्न हो या व्यावसायिक प्रबंधन का, दोनों जगह आपको समझ की आवश्यकता होती है, अन्यथा आपके रिश्ते सफल नहीं हो पाएंगे। अगर आपको दूसरों से जुड़ना आता है, घनिष्ठ संबंध बनाना आता है, तो माना जाएगा कि आप सफल व्यक्तित्व के धनी हैं। लेकिन अगर आप संबंधों को सहेज नहीं सकते, उन्हें घनिष्ठ नहीं बना सकते, रिश्तों से कटे चले जाते हैं, तो मतलब साफ है कि आप पर असफलता हावी हो चुकी है। दोस्तों, सफल व्यक्ति की विशेषता होती है कि वह सबसे पहले स्वयं के साथ अच्छी तरह जुड़ता है, यानी खुद के साथ घनिष्ठ संबंध जोड़ता है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि उद्वारे दात्मनात्मनम ता नान्य मानव सादेत, अर्थात मनुष्य स्वयं ही अपना शत्रु और मित्र है। मनुष्य को चाहिए कि वह स्वयं को पतन से बचाए और संसार रूपी समुद्र से उद्धार के लिए प्रयास करे। जो मनुष्य स्वयं का मित्र होता है वह सकारात्मक सोच रखता है और ईश्वर ने जो भी साधन प्रदान किए हैं उसी से संतुष्ट होकर उन्नति के लिए प्रयास करता है। इसके विपरीत जो लोग साधनहीनता का रोना रोते हैं और उन्नति के प्रयास नहीं करते, वे स्वयं ही अपने शत्रु हैं। दोस्तों, वेदों में भी कहा गया है कि हे पुरुष, तुझे ऊपर उठना है न कि नीचे गिरना। इसलिए मनुष्य को हमेशा उन्नति के लिए ऊपर उठने के प्रयास करने चाहिए। नकारात्मक सोच रखने से मन दुखी होता है और क्रोध बढ़ता है। वाणी में प्रेम और मधुरता नहीं रह जाती है। अनायास ही कोई गलत कार्य कर बैठते हैं। इसलिए सोच बदलिए और उन्नति के लिए प्रयास कीजिए। जैसा आप सोचेंगे वैसा हो जाएगा। दोस्तों, स्वयं से घनिष्ठ मित्रता करना यानी स्वयं को इतना प्रेरित कर देना कि वे लगातार लक्ष्य की ओर बढ़ता चला जाए। अध्यात्म में इसे स्वयं से मिलना कहते हैं, स्वयं से मुलाकात करना कहते हैं और दूसरे शब्दों में स्वयं को नियंत्रण में लेना कहते हैं।
जब इंसान अपने आप से घनिष्ठ संबंध स्थापित कर लेता है तो वह इस हद तक आत्मकेंद्रित हो जाता है कि उसे अपने लक्ष्य के सिवा कुछ और दिखाई नहीं देता। यहाँ तक कि मौत भी अगर सामने आ जाए तो वह भी उसे लक्ष्य के मार्ग में बाधा दिखाई नहीं देती। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने अपने आप से इतना घनिष्ठ संबंध स्थापित कर रखा था कि जब भी किसी कार्य को करते थे तो उसमें पूरी तन्मयता से डूब जाते थे। उस समय उन्हें कतई यह एहसास नहीं होता था कि आसपास क्या हो रहा है। बाहर कितना भी शोरगुल हो, कितना भी शोर शराबा हो, अथवा घर में कैसी भी चहल पहल हो, वे इन सभी से बेखबर रहते थे और अपनी लेखनी अपना काम, उनकी लेखनी जो थी वो अपना काम करती रहती थी, वे लिखते रहते थे। एक बार क्या हुआ, शांति निकेतन के अपने कमरे में गुरुदेव बैठे थे और कविता लिख रहे थे। तभी कमरे की शांति को भंग करती हुई एक आवाज़ सुनाई दी, सुनो, आज मैं तुम्हें ख़त्म करने आया हूँ। तो गुरुदेव रविंद्रनाथ पे इस पर कोई खास असर नहीं पड़ा। वह व्यक्ति और ज़ोर से बोला। गुरुदेव ने दृष्टि उठाकर उसकी ओर धीरे से देखा। वह व्यक्ति एक डकैत था जो चाकू से उन पर वार करने के लिए तैयार था। गुरुदेव ने पुनः दृष्टि झुकाकर कविता लिखना आरंभ कर दिया और धीरे से बोले, भाई, मारना ही चाहते हो तो मार लेना, किंतु तनिक रुक जाओ। मन में एक बहुत सुंदर भाव आ गया है, उसे कविता के माध्यम से पूरा कर लेते हैं। डकैत रुक गया और गुरुदेव उस भाव को साधना में ऐसे डूबे कि याद ही नहीं रहा कि उनकी हत्या करने वाला उनके इतना निकट बैठा है। उधर हत्यारा हैरान था कि यह कैसा व्यक्ति है जो अपनी मृत्यु से जरा भी न डर कर कविता लिखे जा रहा है। जब गुरुदेव की कविता समाप्त हुई, उन्हें डकैत को ऐसे संतुष्ट भाव से देखा मानो कह रहे हों कि अब मैं खुशी से मर सकता हूँ। यह देख डकैत ने चाकू फेंक दिया और पश्चाताप करते हुए उनके चरणों में झुक गया और बोला, गुरुदेव, मुझे माफ़ कर दीजिए। गुरुदेव ने उसे माफ़ कर दिया। सफल व्यक्ति बिल्कुल ऐसा ही होता है। वह अपने काम में इतना डूब जाता है कि उसका काम उत्कृष्ट कोटि के होने के साथ साथ अनेक विपरीतताओं को अनुकूलता में बदल देता है। आपने अपने आप से घनिष्ठ संबंध स्थापित करना बहुत मुश्किल नहीं है, लेकिन सबसे पहले पॉजिटिव थिंकर बनना पड़ता है। पॉजिटिव थिंकर दुनिया में बाद में जुड़ता है, पहले अपने आप से जुड़ता है। दूसरों को बाद में वश में करता है, पहले अपने आप को वश में करता है। उसका सम्मोहन दूसरों पर बाद में चलता है, पहले वह आत्ममोहित होता है, आत्म सम्मोहित होता है। जब व्यक्ति का स्वयं से घनिष्ठता हो जाती है, स्वयं से मित्रता हो जाती है, तो फिर उसका भीतर प्रकाश से भर जाता है। बाहर के अंधकार में भी उसे प्रकाश दिखाई देता है। हालात चाहे जैसे भी हों, वह अपने लक्ष्य की ओर लगातार बढ़ता चला जाता है। इस हद तक आत्म केंद्रित हो जाता है कि फिर उसे कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता। एक दिन कुछ शिष्यों ने गुरु द्रोण से प्रश्न किया कि सफल व्यक्ति कैसा होता है, उसके लक्षण क्या हैं, उसे क्या उपलब्धियां हासिल हो जाती हैं। गुरु द्रोण बताने लगे, बीती रात्रि में एक घटना हुई। अर्जुन आश्रम में भोजन कर रहा था। किसी कारण से वह थोड़ा विलंब से भोजन करने बैठा था, जबकि बाकी शिष्य भोजन कर चुके थे। शाम गहरा चुकी थी, इसलिए अर्जुन एक दीपक की रोशनी में भोजन कर रहा था। अचानक हवा का एक झोंका आया और दीपक बुझ गया, लेकिन मैंने देखा कि अर्जुन पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वह पहले की तरह भोजन करता रहा। अंधेरे में भी उसे भोजन करने में कोई कठिनाई नहीं हुई। और जैसा कि अर्जुन की आदत है, वह शाम के भोजन के बाद धनुर अभ्यास शुरू कर देता है। भोजन करने के बाद उसने अपना धनुष उठाया और अपने अभ्यास में जुट गया। मैं यह देखकर हैरान हुआ कि अर्जुन के बाण अंधकार के बावजूद अपने लक्ष्य तक पहुंच रहे हैं। सफल व्यक्ति का इससे अच्छा उदाहरण नहीं हो सकता। गुरु द्रोणाचार्य ने शिष्यों को बताया कि जब हम सफलता से भरे होते हैं तो अंतर मन में एक प्रकाश पैदा होता है। वह प्रकाश व्यक्ति के बाहर भी फूट पड़ता है, जिसकी बदौलत फिर उस व्यक्ति के सामने अंधेरा नहीं रहता। अर्जुन सफलता से लबालब है, इसे अंधकार में भी अपना लक्ष्य दिखाई देता है। दोस्तों, यह महाभारत का प्रसंग है। आप चाहें तो इसे कहानी समझ सकते हैं, लेकिन मैं इस प्रसंग को यूँ लेता हूँ कि जब सफल बन जाते हैं तो समस्याओं का आप पर कोई असर नहीं होता। परेशानियाँ आपके सामने बोनी हो जाती हैं, आप अपने दुखों से बड़े हो जाते हैं। आपको अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। दूसरों से घनिष्ठ संबंध बनाना दूसरा चरण है।
सफल व्यक्ति पहले स्वयं से घनिष्ठ संबंध बनाता है। जब वे संबंध बन जाते हैं और वह दूसरों के साथ घनिष्ठ संबंध बनाता है, दूसरों पर अपना जादू चलाता है, दूसरों को अपने प्रकाश से देदीप्यमान करता है। एक सफल व्यक्ति को जानने वाले अनजाने अपने आप खींचते चले जाते हैं। घनिष्ठ संबंध का अर्थ है आत्मा की गहराइयों से जुड़ जाना। ऐसा जुड़ाव जब हो जाता है तो वह कभी टूटता नहीं। दिल इतना विशाल हो जाता है कि उसमें दूसरों के लिए बहुत बड़ा स्थान बन जाता है। आप भी जीवन में ऐसे लोगों से जरूर मिले होंगे जिनके दिल में गैरों के प्रति भी प्रेम का समुद्र ठाठे मारता है, और ऐसे लोगों से भी जरूर मिले होंगे जिनके दिल में अपनों के लिए भी जगह नहीं। इसी से आप पॉजिटिव थिंकिंग और नेगेटिव थिंकिंग का फर्क समझ लीजिए। एक सफल व्यक्ति विशाल समुद्र की तरह होता है जिसमें लाखों नदियों के लिए स्थान रहता है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसी नदी का पानी साफ है या गंदा, मीठा है या खारा, पीने के योग्य है या छूने के लायक भी नहीं। उसके दिल में सभी के लिए प्रेम है, सभी को अपने भीतर समेट लेना चाहता है। जबकि असफल व्यक्ति एक छोटे से तालाब की तरह है जिसका भीतर का पानी सड़ चुका है और जिसमें इतनी योग्यता नहीं कि पानी अपने आप में भर सके। दोस्तों, घनिष्ठ संबंध का मतलब है यूं घुल मिल जाना कि कोई फर्क ही न रहे, यूं जुड़ जाना कि कोई अंतर ही न रहे। दूसरों को कहीं से भी ऐसा न लगे कि यह रिश्ता कहीं से कमज़ोर है और टूट सकता है। ऐसा रिश्ता केवल पॉजिटिव थिंकर ही कायम कर सकता है। दोस्तों, आपने रामायण पढ़ी होगी, पढ़ी नहीं होगी तो सुनी जरूर होगी। राम का चरित्र जरूर जाना होगा। वे सभी से गहराई से जुड़े रहे, उस माँ से भी उतने गहराई से जुड़े रहे जिन्होंने उन्हें 14 वर्ष का वनवास दिलवाया। उस पिता से भी उतने ही जुड़े रहे जिन्होंने 14 वर्ष का वनवास दिया। उस मंथरा से भी उतने ही प्रेम से जुड़े रहे जिसने 14 वर्ष वनवास की योजना बनाई और कैकेयी को सुझाई। अपने भाई भरत से भी उतनी ही शिद्दत से जुड़े रहे जिनकी वजह से उन्हें वनवास मिला। वन में गए तो वानरों क्या, वहाँ के हर जीव से, यहाँ तक कि पशु पक्षियों तक से जुड़ गए। शबरी के जूठे बेर खाए, उससे जुड़ गए। तो मामूली केवट से भी प्रेम किया, यहाँ तक कि अपने शत्रु रावण से भी इतना जुड़ गए कि उसे भी अपने शत्रु पर गर्व हुआ। और इस घनिष्ठ संबंध की वजह से उन्हें भगवान का दर्जा मिला, उनका जादू चला, सभी पर चला, और जो संबंध बना उसने टूटने का नाम न लिया। जिसे मैं घनिष्ठ संबंध कह रहा हूँ वह यही है। सफल व्यक्ति का दिल विशाल हो जाता है जिसमें सभी समा जाते हैं, इस तरह समा जाते हैं कि फिर कोई अलग हो ही नहीं सकता। दूसरे चाहे लाख कोशिश कर लें फिर उस संबंध को नहीं तोड़ सकते। वे कभी किसी बहकाव में आ ही नहीं सकते और संबंधों पर असर पड़ने ही नहीं दे सकते। जब 14 वर्ष का वनवास पूरा करके राम अयोध्या लौटे और उनका राज्याभिषेक हुआ तो सभासदों ने देखा कि भरत उनका छत्र संभाले राम के पीछे खड़े हैं। न तो वे राम का चेहरा देख पा रहे हैं और न ही राम उनका। इस पर उन्होंने पूछा, भरत जी, आपने राम के लिए इतना त्याग किया और श्री राम जी भी दावा करते हैं कि आप उनको प्राणों से भी प्रिय हैं, तो क्या कारण है कि राज्यसभा में आपको सबसे पिछला स्थान दिया गया? भरत जी ने, अब भरत जी की जगह कोई और होता तो शायद इसे अपना अपमान समझता और दूसरों की बातों में आ जाता। लेकिन भरत सफलता से भरे थे। उन्होंने हंसकर कहा, जो पेड़ कड़वा हो उसकी पत्तियां, फूल व फल सभी कड़वे होते हैं। मेरी माता ने भाई राम को वनवास दिलवाकर जघन्य अपराध किया था। उसका पुत्र होने के कारण इस पाप की कड़वाहट से मैं कैसे बच सकता हूँ? इसलिए मुझे सबसे पीछे स्थान दिया गया। मैं इसी का हकदार हूँ और अपने स्थान से बहुत प्रसन्न हूँ। सभासदों ने सोचा कि तीर सही निशाने पर लगा है। भरत जी अपनी कड़वाहट उगल रहे हैं। उन्हें श्री राम के पास जाकर भरत के विचार बताए। इस पर राम मुस्कुराकर कहने लगे, भरत के विचार ठीक नहीं हैं। अयोध्या लौटकर मैंने भरत से कहा था, कल से तुम मेरा छत्र लेकर मेरे पीछे खड़े रहोगे। इसका कारण यह है कि कोई भी राजा तभी तक राजा रह सकता है जब तक उसका छत्र सुरक्षित है। मैं नहीं समझता कि जब तक छत्र भरत के हाथ में है मुझ पर किसी प्रकार का संकट आ सकता है। सभासद जो थे वो असमंजस में पड़ गए। दोनों भाइयों के बीच जो घनिष्ठ संबंध था उसे वे नहीं पहचान पाए। उन्होंने भरत को राम के वचन सुनाए तो भरत फिर हंस दिए, कहने लगे, राम के प्रेम को तुम क्या जानो? तुम्हारा अभी उनसे घनिष्ठ संबंध नहीं है। अगर होता तो तुम जो सोच रहे हो सोच ही नहीं सकते थे।
वे किसी के बारे में नकारात्मक सोच ही नहीं सकते। वे अपने अधम से अधम सेवक की भी प्रशंसा करते हैं। वैसे सच वही है जो मैंने कहा। सभासद फिर उलझन में पड़ गए। उन्होंने फिर राम को भरत के विचार बताए। इस पर राम सभी बातों को का पटाक्षेप करते हुए बोले, मैं नहीं जानता कि तुम भरत के बारे में क्या विचार रखते हो, लेकिन इतना जान लो कि प्रेम व त्याग के युद्ध में भरत से बहुत पीछे हूँ। सच्चाई तो यह है कि मैं उनसे पराजित हो गया हूँ। अपनी पराजय स्वीकार कर मैंने उन्हें पीठ दिखा दी है, इसलिए वे पीछे हैं। उनका पीछे होना उनकी मानता का सूचक है। तुम बस इतना ही जान लो कि मैं उस सिंहासन पर बैठा हूँ जो भरत के कारण ही इस पृथ्वी पर टिका है। घनिष्ठ संबंध को कोई कमजोर नहीं कर सकता दोस्तों। जब दो पॉजिटिव थिंकर का संबंध जुड़ जाता है तो वह अमर हो जाता है। वे एक दूसरे की कमियां नहीं देखा करते, बल्कि गुण देखते हैं। वे एक दूसरे को हर तरह से श्रेष्ठ मानते हैं। आप सफल व्यक्ति हैं या असफल, पता लगाना बहुत आसान है। अगर आप सफल हैं तो आपका हृदय बहुत विशाल मिलेगा। आपके अनगिनत लोगों से घनिष्ठ संबंध होंगे और आपके मुंह से उनके लिए कभी बुरा शब्द नहीं निकलेगा। आप उनको गहराई से समझेंगे, उनसे प्रेम करेंगे और उनके काम आएंगे। लेकिन अगर आप असफल व्यक्ति हैं तो आप केवल अपने स्वार्थ की बातें सोचेंगे, केवल उन्हीं बातों का पता लगाएंगे जिनसे केवल आपको लाभ मिलता हो। आपके हृदय में शायद ही किसी के लिए कोई जगह होगी। अगर किसी के लिए जगह हुई तो केवल स्वार्थ के कारण होगी। आपको दूसरों में दोष दिखाई देते होंगे। उनके बड़े से बड़े गुणों को भी आप केवल इस कसौटी पर तोलेंगे कि उनका आपको क्या लाभ मिल सकता है। दोस्तों, विचार करके देखिए कि आप सफल व्यक्ति हैं या असफल हैं। आपके दिल में कितने ऐसे लोग समाये हुए हैं जिनके आपको सिर्फ गुण दिखाई देते हैं, जिनको आप गहराई से समझते हैं, जिनके साथ आप हमेशा के लिए घनिष्ठ संबंध स्थापित कर चुके हैं। चाहे एक दिन के लिए ही सही, आप स्वार्थ की दुनिया से बाहर निकल आइए और सोचिए कि अब आपके दिल में कितने लोगों के लिए जगह है। दोस्तों, मुझे पूरा विश्वास है कि आप आज का टॉपिक अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि दूसरों के साथ घनिष्ठ संबंध कैसे स्थापित करें। और अपने शब्दों को मैं यहीं विराम देता हूँ। अगली वीडियो में फिर एक नया टॉपिक लेकर आपके सामने आऊँगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।